किसान भाइयों और बहनों और हमारी आवाज सुन रहे सभी श्रोताओं, मैं हूँ कविता कंडवाल और मैं ओपी राठौर। हमारी ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम बेहद खास, जिसमें होंगी सिर्फ और सिर्फ किसानों के हितों की, उनके कल्याण की बात। और इस लोकप्रिय कार्यक्रम का नाम है आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक। श्रोताओं, हम यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से और आकाशवाणी दिल्ली के प्रयास से। श्रोताओं, आज के चौपाल में हम चर्चा करने वाले हैं तिलहनी फसलों यानी ऑयल सीड्स की। ये वो फसलें हैं जिनके बीजों से निकले तेल को हम मुख्य रूप से भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी इन फसलों से हमें मिलता है खाद्य तेल, एडिबल ऑयल्स। हमारा देश तिलहनी फसलों के उत्पादन में दुनिया का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ कई तरह के तिलहन उगाए जाते हैं, जैसे सरसों और तोरिया, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, सोयाबीन, अलसी आदि। हाल ही में इसमें एक नया नाम तेल ताड़ यानी ऑयल पाम का भी जुड़ गया है। इन फसलों से कुल तिलहन उत्पादन लगभग 426 लाख टन दर्ज किया गया है। यह सालाना उत्पादन का एक नया रिकॉर्ड है। लेकिन इससे हमारी खाद्य तेल की घरेलू मांग केवल 44% ही पूरी होती है। बाकी 56% के लिए हमें विदेशों से खाद्य तेल आयात करना पड़ता है। इस पर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च होती है। बिल्कुल। किसान भाइयों और बहनों, ये एक अवसर है कि हम सब मिलकर देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं और देश को तिलहन में आत्मनिर्भर बनाएं, पीली क्रांति को मजबूत बनाएं। भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय तकनीकी मिशन के माध्यम से देश भर में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को इसके लिए तकनीकी सहायता, वैज्ञानिक सलाह, उन्नत बीज और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हाँ, तो श्रोताओं, अब हम चौपाल चर्चा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन उपायों के बारे में जिन्हें अपनाकर किसान भाई तिलहन का उत्पादन और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान भी दे सकते हैं। वैज्ञानिक विधियों से तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के उपायों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतिष्ठित और अनुभवी तिलहन वैज्ञानिक। हम टीम आधुनिक कृषि चौपाल की ओर से सभी वैज्ञानिकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ प्रगतिशील किसान भी जुड़ रहे हैं जो अपनी शंकाओं से, सवालों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसे अधिक उपयोगी बनाने में मदद करेंगे। सभी किसानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। किसान भाइयों और बहनों, तिलहनों में हम आज बात करेंगे सरसों की, जो देश की सबसे प्रमुख तिलहनी फसल है। सरसों की खेती और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए राजस्थान के भरतपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का एक अनुसंधान संस्थान काम कर रहा है और इसका नाम है भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान। श्रोताओं, इस संस्थान के महत्वपूर्ण कार्यों और किसानों के साथ इसकी सहभागिता की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय वीर सिंह जी। भरतपुर की सीमाएं हैं कि आपके हरियाणा राज्य से भी लगी हुई हैं, आपके मध्य प्रदेश से भी लगी हुई हैं और उत्तर प्रदेश से लगी हुई हैं। ये अगर अपन चारों राज्यों को मिला दें तो पूरे देश के जो उत्पादन का है करीब 75% उत्पादन इन्हीं चारों राज्यों से आ जाता है। उसके बाद में इसके काम को देखते हुए हमारी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने 2009 में इसको सरसों अनुसंधान निदेशालय का दर्जा दिया और इसकी उपलब्धियों को देखते हुए पिछले साल यानी कि 2024 में इसको भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान के रूप में दर्जा दिया गया। इस संस्थान में हमारे पास में 4 इकाई हैं। एक आपके फसल सुधार इकाई है जिसका कि जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि आपके जो नई नई किस्में हैं उनका विकास करना और आपके जो जैविक और अजैविक कारक हैं जैसे आपकी बीमारियां हैं या आपके सूखा है या आपका तापमान है उसके प्रति सहनशील किस्मों का विकास। और दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण इकाई है वो है फसल उत्पादन। तो सरसों की जो उत्पादन पद्धतियां हैं जिससे कि बीज आपके पास में आ गया
लेकिन उससे आप कैसे उत्पादन ले सकते हैं उसके बारे में उनको वो विकास करता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण इकाई है वो है आपके फसल संरक्षण इकाई। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, जो आपकी बीमारियां हैं या कीट हैं, कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। किसी भी फसल के बेहतर उत्पादन की कुंजी होती है उन्नत किस्में। जो अधिक पैदावार देती हैं, उनकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक होती है। बिल्कुल, सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में बता रहे हैं इसी संस्थान की फसल सुधार इकाई के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर हरि सिंह मीणा जी। सिंचित क्षेत्रों में समय से बुवाई के लिए अगर हम किस्मों की बात करें तो बीपीएम 1825, गिरिराज, पीएम 37, RH 1975, RH 749। अगर संकर किस्मों में हम सिंचित क्षेत्रों में अधिक उत्पादन वाली किस्मों की बात करें तो RHH 2101, PHR 126, NRCHB 506। बारानी असिंचित क्षेत्रों में हम किसानों के लिए उचित वैरायटियों की बात करें तो उसमें है हमारे यहाँ से DRMR 116540, RH 725, RH 1424 और कई अन्य किस्में हैं, DRMR 15035। ये किस्में हैं। अगर किसानों की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें देर से बुवाई करनी पड़े तो देर से बुवाई के लिए किस्में हैं BPM 11, राधिका, NRCHB 101, ब्रजराज, PM 26, RGN 145। इन किस्मों को किसान भाई लगा सकते। अगर गुणवत्ता युक्त किसानों को वैरायटी लगानी है तो उसके लिए BPM Q 47, BPM Q 172 और PM सीरीज की 31, 32, 33, 34 और PDZM 35 और 36 किस्में हैं। इसी तरीका से लुधियाना से एक हाइब्रिड डेवलप हुआ है RCH1। इन किस्मों को लगाया जा सकता है। अगर किसान भाइयों को अगेती फसल लगानी है तो अगेती के लिए PM 25, PM 27, PM 28 इन किस्मों का चुनाव करके किसान अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। अगर किसान भाइयों के यहाँ क्षारीय या लवणीय भूमि की समस्याएं हैं तो उन किसानों के लिए CS सीरीज की जो वैरायटियां आती है, CS 58, CS 60, 62 किसान ले सकते हैं। डॉक्टर विजयवीर सिंह जी, उन्नत किस्मों के संदर्भ में हमारे एक किसान भाई का सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरसों क्या हाइब्रिड वैरायटी भी होती है? बिल्कुल, सरसों में संकर किस्मों का भी विकास हो रहा है। और इस बारे में आपको बताऊं कि हमारे संस्थान ने सबसे पहले 2008 में भारतीय सरसों की पहली संकर किस्म विकसित की थी। और वो देश की नहीं, पूरे विश्व की पहली थी। NRCHB 506 और एक DMH 1 आई थी। आज की स्थिति यह है कि करीब 10 हाइब्रिड हमने सरसों में जो संकर किस्म की बात कर रहे हो वो विकसित किए हैं। तो इसमें एक जो हमारा सिस्टम है मोरी सिस्टम और एक ओगुरा सिस्टम है, तो उसके माध्यम से प्रयास निरंतर जारी है। और ये जो किस्में हैं ये आपको करीब 28 से 29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादन दे देते हैं। जब हम उन्नत किस्मों की बात करते हैं तो एक सवाल ये भी उठता है कि इन किस्मों के बीज किसानों तक कैसे पहुंचे और क्या किसान भाई इनके बीज अपने खेतों में भी तैयार कर सकते हैं? ये अहम जानकारी दे रहे हैं सरसों संस्थान की एक फसल सुधार इकाई के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर भगीरथ राम। बीज की बहुत बड़ी भूमिका है और इस बीज उत्पादन प्रोग्राम जो है कई एजेंसी राजस्थान सरकार की कर रही है और हमारा संस्थान भी कर रहा है। इसके अलावा किसान भाई खुद भी अपना बीज तैयार करके खुद के खेत पे काम में ले सकते हैं और दूसरे किसान भाइयों को दे सकते हैं। इस कड़ी में आपको सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, जहाँ से आपने बीज लिया सरकारी एजेंसी से, बीज का स्रोत मालूम होना चाहिए। स्रोत, फिर उसकी भौतिक शुद्धता, फिर उसके अलावा वंशावली, फिर उसके बाद में आपको खेत का चुनाव करना है। खेत का चुनाव ऐसे लेना है कि पिछले 3 साल से राई सरसों की खेती नहीं की हो, और अगर खेती की हो तो वही किस्म लें जिसका आप बीज उत्पादन ले रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात मुख्य रूप से एक खेत से दूसरे खेत की दूरी। इसमें आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि अगर आपको जैसे सर्टिफाइड सीड बनाना है तो उसमें सरसों की कंडीशन के अंदर आपको एक खेत से दूसरे खेत की दूरी 50 मीटर रखनी है, और अगर तोरिया का बीज उत्पादन लेना है तो उसमें आपको एक खेत से दूसरे खेत की दूरी 100 मीटर लेनी है। खेत की दूरी आपने रख ली, उसके बाद में आपने उसका समय पे बुआई कर दी। समय पे बुआई करने के बाद में जैसे ही फसल 35 से 40 दिन की होती है उस समय आपको इसमें रोगिंग करनी है। रोगिंग का मतलब यह है कि जिस किस्म का आप बीज उत्पादन प्रोग्राम ले रहे हैं उसका आपको थोड़ा सा पहले से ज्ञान होना चाहिए। फूल आने से पहले आपको जो विभिन्न दिखने वाले पौधे हैं हाइट के हिसाब से
या पत्ती के हिसाब से या और कोई जैसे स्पेशल कैरेक्टर हो, उसके हिसाब से जो भिन्न दिखने वाले पौधे हैं उनको आप उखाड़ के फेंक दें, फूल आने से पहले और फूल आने के बाद में। आपने रोगिंग कर ली, रोगिंग करने के बाद में आपको इसमें निरीक्षण करवाना है। निरीक्षण जहां से आपने बीज उत्पादन प्रोग्राम लिया है, फिर आपको निरीक्षण करवाना है वैज्ञानिकों की टीम से या सरकारी एजेंसी की टीम से। निरीक्षण करने के बाद में वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपका बीज उत्पादन प्रोग्राम जो है वो योग्य है या नहीं है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको उसकी कटाई के दौरान खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि खेत के चारों तरफ जो है आइसोलेशन डिस्टेंस आपने रख लिया, उसके अलावा आपको 1 मीटर के चारों तरफ से काट के उसको अलग से रख दें, नॉन एक्सपेरिमेंटल एरिया, और जो बीज का भाग है वो बीज में काम लेना है। आपने कटाई कर ली, फिर उसके बाद में आपको उसकी मड़ाई करनी है। मड़ाई में खास तौर से जो थ्रेसर है वो काम लेते हैं, सबसे पहले उसको साफ कर ले। साफ करने का ये तरीका है कि अगर उसमें 10 दाने भी अगर रह जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वैसे कंटामिनेशन होने के और फिजिकल इम्प्योरिटी होने के पूरे चांसेस हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको बोराबंदी करनी है। तो जो भी आप बोराबंदी करें उससे पहले जो सीड लिया है उसको आप सुखा लें 7 से 8 दिन। सुखाने का मतलब ये है जो मॉइस्चर कंटेंट है वो करीब 8 से 10% तक आ जाना चाहिए। आइए अब चलते हैं इसी संस्थान की फसल सुरक्षा इकाई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हरि ओम शर्मा की ओर। डॉक्टर शर्मा, ये जर्म प्लाज्म क्या होता है? फसल उत्पादन में इसकी क्या भूमिका है? यदि हम विज्ञान की भाषा में कहें तो किसी भी प्रजाति की कुल आनुवंशिक जो विविधता है उसे उस प्रजाति का जर्म प्लाज्म कहा जाता है। इसमें उस प्रजाति के खेती किए जाने वाली प्रजातियां एवं जंगली प्रजातियां दोनों सम्मिलित होती हैं। यदि हम पौधों के जर्म प्लाज्म संरक्षण की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, वहां पर राई सरसों के 12,474 जर्म प्लाज्म संग्रहित हैं और उनका वहां पे संरक्षण किया जाता है। यदि हम हमारे संस्थान की बात करें, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान, हमारा संस्थान राई सरसों के जनन द्रव्यों के संरक्षण एवं उनकी सूचना के लिए एक राष्ट्रीय निधि की तरह कार्य करता है, जहां पर राई सरसों के 3021 जर्म प्लाज्म संग्रहित हैं एवं उनका मध्यम अवधि जीन बैंक है हमारे पास, उसके अंदर संरक्षण किया जाता है। प्रजाति वाइज इनका वितरण की बात करें तो इस जर्म प्लाज्म में से करीब 2346 जो जर्म प्लाज्म हैं वो भारतीय सरसों के हैं, 255 जर्म प्लाज्म कलेक्शन है वो तोरिया के हैं, 190 जर्म प्लाज्म कलेक्शन है वो पीली सरसों के हैं, 12 जर्म प्लाज्म ब्राउन सरसों के हैं। इसके अतिरिक्त गोभी सरसों के 131 जर्म प्लाज्म है, तारा मीरा के 49 जर्म प्लाज्म है, करण राय उसके हमारे पास 21 जर्म प्लाज्म है। इसके अतिरिक्त हमारे पास जंगली प्रजातियां भी हैं जिनके हमारे पास 19 जर्म प्लाज्म है। यदि हम इसके अतिरिक्त विदेशी जर्म प्लाज्म की बात करें तो हमारे पास विदेशी का भी जर्म प्लाज्म है, वह हमारे पास 328 जर्म प्लाज्म है जिनका हम संरक्षण करते हैं। किसान भाई और बहनों, हमने सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में तो जान लिया। अब सवाल यह है कि इनकी वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए, कैसे अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाए। ये अहम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान की फसल उत्पादन इकाई के वैज्ञानिक डॉक्टर राम स्वरूप जी। भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान ने राई सरसों की खेती के लिए बहुत सारी वैज्ञानिक सस्य क्रियाओं का विकास किया है। अगर आप इन सस्य क्रियाओं का समुचित प्रयोग करते हैं तो आप फसल राई सरसों की पैदावार अच्छी ले सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बुआई। बुआई के लिए आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है। जुताई के लिए वैज्ञानिक अनुशंसा है कि सरसों की फसल में 3 से 4 जुताई करें आप, और अगर संरक्षित खेती कर रहे हैं तो आपको शून्य जुताई करनी है, यानी उसमें कोई जुताई नहीं करनी है। 3 से 4 जुताई करने के बाद बात आती है बीज की। बीज की मात्रा आप जितनी हम अनुशंसा करते हैं उतनी ही प्रयोग करें, क्योंकि घना बीज कीट और बीमारियों का ज़्यादा प्रकोप होगा। हमारी अनुशंसा है कि आप 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। इससे आपकी पौधों की जनसंख्या है वो समानांतर रहेगी। इसके अलावा बुआई का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तभी राई सरसों की बुआई करें। इससे आपके पौधे मरेंगे नहीं और दोबारा आपको फसल बोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात है कि बुआई कैसे करें, तो इसके लिए आप लाइन से लाइन में बुआई करें, क्योंकि बहुत सारे किसान अभी भी छिटकुआं विधि से बुआई करते हैं, जिससे पौधे घने हो जाते हैं और कहीं पौधे उगते नहीं, कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, उससे नुकसान होता है। लाइन से लाइन में बुआई करने के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 फुट रखें, पौधे से पौधे की दूरी आप 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। इस तरह से आप बुआई करें और इससे आपकी अच्छी फसल होगी, अच्छी पैदावार होगी, पौधों में बढ़वार अच्छी होगी
और आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं हम जीवाणु खाद से बीज का उपचार करना या कवकनाशी या कीटनाशी है उनसे बीज का उपचार करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जो बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन है यानी जो सम्मिलित पोषक तत्व प्रबंधन है उसका प्रयोग करें। और सिंचाई भी राई सरसों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सिंचाई परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। यदि आपकी मिट्टी बलुई या रेतीली है तो आपको 3 से 4 सिंचाई करनी पड़ेगी, यदि भारी मिट्टी है तो आपको 2 सिंचाई करनी पड़ेगी। आपसे हमारे एक किसान का सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरसों की फसल में एक परजीवी खरपतवार ओरेवेंकी, जिसको स्थानीय भाषा में गुड़िया के नाम से हमारे किसान पहचानते हैं, वो एक महामारी का रूप लेता जा रहा है, उसका प्रभावी नियंत्रण का उपाय बताएं। ये सरसों में बहुत ही तेजी से फैल रहा है क्योंकि इसका जो बीज उत्पादन की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। 1.5 लाख से 5 लाख बीज पर पौधा इससे बनते हैं, जो बहुत तेजी से फैलते हैं और बहुत नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि संपूर्ण परजीवी है। हमारा संस्थान इस परजीवी को रोकने के लिए 2 तरह से काम कर रहा है। पहला, खरपतवारनाशी की खोज कर रहा है और दूसरा ऐसा वैरायटी बनाने की ओर अग्रसर है जिसमें आप खरपतवारनाशी का अगर स्प्रे करेंगे तो फसल नहीं मरेगी लेकिन आपका ओरोबेंकी मर जाएगा। तो इन दोनों तरह से काम कर रहा है। खरपतवारनाशी के लिए हमने खरपतवारनाशी खोज लिया है और उसकी जलवायु के अनुसार परीक्षण चल रहा है। अभी अलग अलग जगह उसका परीक्षण हम कर रहे हैं, तो आने वाले 1-2 साल में हमारा ये प्रयोग पूरा हो जाएगा तो इसके परिणाम भी आएंगे और ये खरपतवारनाशी किसान भाइयों को उपलब्ध हो पाएगा। श्रोताओं, इसी सरसों संस्थान की फसल उत्पादन इकाई के वैज्ञानिक डॉक्टर मोहन लाल डोतानिया जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को यह बताएं कि सरसों की पैदावार अधिक हो, उससे तेल अधिक मिले, इसके लिए फसलों को कौन से पोषक तत्व देना जरूरी है? एक अच्छी फसल लेने के लिए आपको 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है और अगर हम बात करें राई सरसों की तो हमें 6 मुख्य पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। नत्रजन हो गया, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और जिंक और बोरोन की जरूरत पड़ती है। सामान्यतः हम मृदा परीक्षण की जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे हमको ये पोषक तत्व देने हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो आपको नत्रजन देनी है 80 किलो से 125 किलो, फास्फोरस की बात करें तो 30 से 40 किलो, पोटास की बात करें तो 20 से 40 किलो और अगर सल्फर की मात्रा देखें तो आपको 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लिए देनी है। और अगर असिंचित क्षेत्र है, बारानी क्षेत्र है, तो ये मात्रा आपको आधी कर लेनी है। जिन क्षेत्रों में जिंक और बोरोन की कमी देखी गई है तो उनके लिए आपको 5 किलो जिंक और 1 किलो बोरोन देने की अनुशंसा करते हैं हम। अब ये मात्रा डालनी कब है? ये बुआई से पहले ये मात्रा डालनी है। आधी मात्रा तो नत्रजन की और पूरी मात्रा जो और फर्टिलाइजर जो बचे हैं उनकी मात्रा डालनी है, उसके बाद में अब बुआई करनी है। फसल की पैदावार अच्छी हो, इसके लिए जरूरी है कि रोगों और कीड़ों से फसल को नुकसान कम से कम हो। सरसों की फसल में कीड़ों और रोगों के प्रबंधन के वैज्ञानिक उपाय बता रहे हैं सरसों संस्थान की खाद्य संरक्षण इकाई के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभु दयाल मीणा जी। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में पौध अवस्था से लेके और पकने की अवस्था तक अलग अलग समय पर अलग अलग कीट और बीमारियों का प्रकोप फसल पर रहता है। शुरुआती अवस्था में अंकुरण के समय जो बीमारी आती है वो है मृदुरोमिल आस्था और साथ में ही जो दूसरा कीट है वो है चितकबरा कीट। इन दोनों का 15-20 दिन पे फसल पर अटैक होता है और देश के कई क्षेत्रों में मृदुरोमिल आस्था का ज्यादा प्रकोप रहता है और जहां वातावरण गर्म और नम रहता है वहां चितकबरा कीट का प्रकोप ज्यादा रहता है। इनके प्रबंधन के लिए मृदुरोमिल आस्था से बचने के लिए मेटालेक्जिल 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करें और साथ में ही इमिडाक्लोरपिड का 6 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचार करने से चितकबरा कीट का भी प्रबंधन होगा। इसके बाद की जो पत्ती अवस्था आती है उसमें सफेद रोली रोग और काला धब्बा रोग आने की संभावना रहती है। पहले 35-40 दिन की अवस्था जब फसल की होती है तो आपका सफेद रोली रोग आएगा और जब आपका 45 से 55 दिन की अवस्था होती है तब आपका काला धब्बा रोग आएगा। इन दोनों की रोकथाम के लिए को 40 दिन की अवस्था पर इसके लिए रोवरोल एक दवा है, उसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर घोल बना के छिड़काव करें, जिनसे इन दोनों ही बीमारियों का प्रबंधन हो सकेगा। जब पुष्पन अवस्था आती है तो उस समय आपके तनागलन रोग का प्रकोप बढ़ जाता है और चेपा आने की संभावना रहती है। तो तनागलन रोग के प्रबंधन के लिए वहां आपको बीज उपचार कार्बेंडाजिम से करना चाहिए। 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज उपचार करें। और चेपा अगर आ जाता है तो चेपा का एक आर्थिक अवस्था होती है कि आपके जब बीच वाला तना है उसमें से 25 से 30
चेपा आपके पौधे पर दिखाई दें, तो शुरुआती अवस्था में किसान खेत के चारों ओर देखें तो चारों ओर ये सबसे पहले इसका प्रकोप होता है चेपा का, तो उन तनों को तोड़ के आप नष्ट कर दें, चेपा फैलने से रुकेगा। अगर फिर भी उसका प्रकोप बढ़ गया खेत में, क्योंकि देर से बुआई करने पर चेपा की ज्यादा आने की संभावना रहती है, उस अवस्था में आपको दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें थायोमेथाक्सोम है, उस दवा का आप 3 ग्राम 1 टंकी में मिला के उसका स्प्रे करें और चेपा को नष्ट कर सकते हैं। श्रोताओ, हम सब जानते हैं कि आजकल कृषि में जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका और महत्व बढ़ता जा रहा है। हाँ, खास तौर से मनचाहे गुणों वाली नई किस्मों के विषय में इनकी अहम भूमिका है। सरसों में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान के बारे में जानकारी दे रहे हैं सरसों संस्थान की जैव प्रौद्योगिकी इकाई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत यादव। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह नवीन विधा है जिसमें हम किसी जीव या जैविक प्रक्रिया का आणविक स्तर पर अध्ययन करते हैं और इससे प्राप्त ज्ञान का मानव हित में प्रयोग करते हैं। राई सरसों में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम लोग मुख्यतः उन गुणों के विकास के लिए करते हैं जिनका विकास परंपरागत पादप प्रजनन तकनीक द्वारा करना कठिन होता है, जैसे कि सरसों में लगने वाली बीमारी तना गलन के लिए प्रतिरोधक किस्मों का विकास करना या सरसों में लगने वाली परजीवी खरपतवार ओरोबैंकी के लिए प्रतिरोधक किस्मों का विकास करना। इसके साथ ही जैव प्रौद्योगिकी की एक विधा तकनीक है जिसे हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कहते हैं। इसके द्वारा भी हम कम समय में अधिक गुणवत्ता युक्त फसलों का विकास कर सकते हैं। हाल ही में हमारे संस्थान द्वारा 2 उन्नत किस्मों का विकास किया गया है, BPM Q47 और BPM Q172। ये दोनों ही किस्में बीमारियों के लिए प्रतिरोधक होने के साथ साथ अधिक गुणवत्ता युक्त किस्में हैं। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करने में हमारा संस्थान भी देश के अग्रणी संस्थानों में से एक है, जिनमें हम जीन रेटिंग या स्पीड ब्रीडिंग जैसी तकनीकों का प्रयोग करके किस्मों का विकास कर रहे हैं। अभी हम जीन रेटिंग द्वारा ओरोबैंकी के लिए प्रतिरोधक किस्मों के विकास के साथ साथ ऐसी किस्मों का भी विकास कर रहे हैं जो कम समय में पकें और अधिक पैदा दें। और इसके अलावा हम स्पीड ब्रीडिंग में ऐसा करते हैं कि कृत्रिम वातावरण में एक ही वर्ष में सरसों की 4 से 5 फसल लेते हैं, जिससे प्रजातियों का विकास काफी तेजी से हो सकता है। किसान भाइयों और बहनों, अब तक हमने चर्चा की वैज्ञानिक विधियों की, तकनीकों की, और अब हम ये जानना चाहेंगे कि भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान द्वारा इन तकनीकों को जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, क्या प्रयास किए जाते हैं। यह उपयोगी जानकारी दे रहे हैं इसी संस्थान की कृषि प्रसार इकाई के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी। जब भी कोई किस्म का या तकनीक का जब विकास होता है तो सबसे पहले हम सीधे किसानों के पास में नहीं लेके जाते हैं। उसका हम क्या करते हैं कि किसानों के खेतों पर पहले मूल्यांकन करते हैं और उसके लिए हमारे देश भर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन। तो उसके माध्यम से क्या है, जब भी कोई किस्म या तकनीक आती है तो हम किसानों के खेतों पर उसका मूल्यांकन करने के लिए उसका प्रदर्शन लगाते हैं, ताकि किसान स्वयं देख सके कि हमने जो किस्म या तकनीक का विकास किया, जो अनुशंसा करने जा रहे हैं, उसका वास्तव में कोई अधिक उपज में फायदा है या कोई रोग कीट के प्रबंधन में फायदा है या कोई अन्य उसको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। साथ के साथ जैसे बहुत सारे किसान हैं जो समय के साथ साथ अगर हमसे कोई संपर्क करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से भी, जैसे हमारे यहाँ एक विजिटर एडवाइजरी सर्विस चलती है, तो व्यक्तिगत रूप से भी किसान हमारे यहाँ पे या जो हमारे एक्रिप के केंद्र है वहाँ पर आते हैं, तो वैज्ञानिकों से चर्चा करते हैं, तो उनका हम समाधान करते हैं। इसी क्रम में ये भी जान लेते हैं कि किसानों तक उपयोगी जानकारियां पहुंचाने के लिए सरसों संस्थान द्वारा कौन कौन से डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाता है जो आज के समय में जरूरी भी हैं। बता रहे हैं संस्थान के कंप्यूटर अनुप्रयोग इकाई के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार। किसान भाइयों, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान किसानों को सटीक इन्फॉर्मेशन सही समय पर उपलब्ध कराने के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। तो इसके तहत संस्थान का एक बहुचर्चित कार्यक्रम है डिजिटल रीच। उसके तहत हम वेबसाइट के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से और जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और हमारा जो व्हाट्सएप है, तो इस सभी के माध्यम से हम किसानों को सरसों की नवीनतम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ संस्थान जो है इन टूलों के अतिरिक्त जो रेडियो और टेलीविजन है उसका भी हम उपयोग कर रहे हैं। श्रोताओ, अब हम चलते हैं तेल और तेल की धार की ओर, यानी प्रोसेसिंग द्वारा सरसों का उम्दा क्वालिटी का तेल निकालने की और सरसों से जुड़े मूल्यवर्धन
यानी वैल्यू एडिशन की। ये जानकारी किसानों की आमदनी बढ़ाने में बहुत काम आएगी। सरसों की वैज्ञानिक प्रोसेसिंग के बारे में बता रही हैं डॉक्टर अनुभूति शर्मा, जो सरसों अनुसंधान संस्थान में पौध जैव रसायन इकाई में प्रधान वैज्ञानिक हैं। तेल की गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों को जानने के लिए। तो सरसों का तेल एक बहुत ही उत्कृष्ट तेल है जिससे हमें 8 से 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है हर दिन में। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है कि किसी भी तेल की गुणवत्ता उसके वसीय अम्लों पर निर्धारित होती है। सरसों का तेल है, उसके जो वसीय अम्ल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसको हम 2 तरीके की श्रेणी में रख सकते हैं, एक है संतृप्त और एक है असंतृप्त। तो संतृप्त वसा किसी भी तेल की गुणवत्ता तभी मापी जाती है जब उसके संतृप्त वसीय अम्ल कम मात्रा में पाए जाएं। सरसों के तेल में संतृप्त वसीय अम्ल 7 से 10% तक पाए जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा श्रेणी है वो है असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा बहुत ही जरूरी गुण है किसी भी तेल का और ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाना चाहिए। तो जब हम सरसों के तेल की बात करते हैं तो सरसों के तेल के अंदर असंतृप्त वसा करीब 80 से 85% तक होती है और असंतृप्त वसा को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एकल असंतृप्त वसा और दूसरा बहु असंतृप्त वसा। तो जब हम इस सरसों के तेल की बात करते हैं तो सरसों के तेल के अंदर एकल असंतृप्त वसा जो होता है वो 60 से 70% तक पाया जाता है, जबकि असंतृप्त वसीय अम्ल ये करीब 20 से 25% तक पाया जाता है। और जो प्रतिशत इसके अंदर पाई जा रही है वो पूरी तरह से संतुलित है, जो एक शरीर को चाहिए होती है, शारीरिक वृद्धि के लिए चाहिए होती है। जी डॉक्टर अनुभूति, इसी से जुड़ा हमारे एक किसान भाई का सवाल भी है। आय बढ़ सके उसके लिए सरसों का मूल्य संवर्धन क्या क्या किया जा सकता है और उसकी आगे क्या संभावनाएं हैं? सरसों के जो मूल्य संवर्धन है वो सरसों की खली से किया जा सकता है। सरसों की खली को हम प्रसंस्करण करके और संशोधन करके उसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड जिसे कि हम कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हटाया जा सकता है। तो इस तरह से भारतीय अनुसंधान संस्थान ने बहुत से प्रोडक्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें से कि एक तकनीकी हमारी अप्रूव भी हो गई है जिसको कि हम धूप बत्ती कहते हैं। इसी तरह से सरसों अनुसंधान में बिस्किट्स पे भी काम चल रहा है। तो हम सरसों की जो खली होती है उसमें से कुछ अवांछनीय तत्वों को हटाकर उसके वो बिस्किट बना रहे हैं जिससे कि शरीर को पोषक तत्व भी मिल सके। इसके अलावा हमने एक सबसे जरूरी चीज बनाई है, वो है हेयर स्पा। अब जो सरसों की खली होती है जब हम उसे संशोधित कर देते हैं तो उसके अंदर कुछ फफूंदी नाशी तत्व होते हैं जो कि फफूंद को खत्म करते हैं। किसान भाइयों और बहनों, अब हम आ पहुँचे हैं आज की आधुनिक कृषि चौपाल के आखिरी पड़ाव पर, यानी अब आपसे विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। लेकिन उससे पहले हम टीम आधुनिक कृषि चौपाल की ओर से आभार प्रकट करना चाहते हैं उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने किसान भाइयों को सरसों की खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारियां दी। और हम उन किसान भाइयों के भी आभारी हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर चौपाल चर्चा को सार्थक और जीवंत बनाया। श्रोताओं, हमें पूरी आशा और विश्वास है कि हमारे किसान भाई आज चौपाल में दी गई वैज्ञानिक सलाहों को खेतों में अपनाएंगे। यही नहीं, सरसों का उत्पादन बढ़ाकर देश को तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग देंगे। किसान भाइयों और बहनों, हमें यह जरूर बताएं कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। इसे अधिक रोचक, उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव अवश्य भेजें। श्रोताओं, अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव भेजने के लिए हमारा ईमेल पता नोट कर लें, kkbongold@gmail.com। ईमेल पता एक बार फिर सुने, kkbongold@gmail.com। श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हम जल्दी ही आपसे फिर रूबरू होंगे आधुनिक कृषि चौपाल की एक नई कड़ी, नए विषय और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए विदा। अपना और अपने खेत खलिहानों का ध्यान रखिए। सभी श्रोताओं की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम दोनों की ओर से नमस्कार।